हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो यार आज हमारा जो प्रैक्टिस का सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन आपका होने वाला है और बिल्कुल इन डेप्थ हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि CUET पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है। मैं थोड़ा सा माइक अपने पास और कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से आवाज़ आ जाए। हाँ जी, तो आई होप आपने इससे पिछले वाला सेशन जो है देखा होगा। उसके अंदर भी हमने जो है ऑलमोस्ट अपने 20 क्वेश्चंस के आसपास हमने प्रैक्टिस की थी और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की थी। आज भी उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। आपका जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वो डाउट जो है प्रॉपर क्लियर कर सके। तो चलते हैं आज का बिना समय वेस्ट के पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम। इसी के साथ मैं आपको बता दूं CUET फेज 2 का आपका वर्बल एबिलिटी मतलब कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर एक शीट के साथ में एनालिसिस आपको लाइव बिठा के कराता हूं। तो अगर आप भी उस लाइव सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली आपको कॉल करूंगा और हम बैठेंगे लाइव साथ और करेंगे एग्जाम का एनालिसिस। तो इसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन जो है हमारा, द सी हैज़ बिकम, इसके अंदर हमें एरर स्पॉट करना है। द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड ऑफ फॉर ऑल काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे कि सर आपने ही एनालिसिस कराया था और आपने ही जो है ये चीज़ बताई थी कि एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप क्यों एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हो? देखो यार, एरर स्पॉटिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि आपकी ग्रामर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो एरर स्पॉटिंग की आड़ में आप अपने बहुत सारे टॉपिक्स जो है प्रिपेयर कर सकते हो। इसलिए वर्बल एबिलिटी को कम टाइम में ज़्यादा प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका होता है एरर स्पॉटिंग की प्रैक्टिस करो, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करो और जो रिलेवेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट लीजिएगा, देन उसके बाद मैं इसको अटेम्प्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने जो है अटेम्प्ट लिया होगा। देखो यार, यहाँ पे क्या कहता है, द सी हैज़ बिकम एन चीप। अब देखो चीप जो है आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब हमने आर्टिकल लेक्चर के अंदर एक चीज़ देखी थी। अगर आपने आर्टिकल्स नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको वर्बल एबिलिटी की मेरी ही 18 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। 18 वीडियोस के अंदर CUET पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंग्लिश जितनी इनफ, मतलब कि बहुत अच्छे लेवल तक हमने कंप्लीट कर रखी है। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, पूरे सेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। वोकैबलरी 6 घंटे की वीडियो है, प्रॉपर कंप्लीट, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। तो उन 18 वीडियोस को आप ज़रूर रेफर कीजिएगा। तो चीप क्या है, आपको कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आर्टिकल एन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एन चीप डंपिंग ग्राउंड। ये हमारा यहाँ पे एरर है। डन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें यहाँ पे बताना है ईडियम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हरक्लिन टास्क। अच्छा, आप इससे कैसे पता लगा सकते हो? हरक्लिन जो थे वो ग्रीक गॉड थे। क्या थे भाई? आपके ग्रीक गॉड थे। और अगर आपने थोड़ा सा हरक्लिन के बारे में पढ़ा हो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो। ठीक है, तो एक ऐसा टास्क जिसके अंदर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, हरक्लिन टास्क कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि भाई जाओ और खेतों के अंदर वो डालो, क्या कहते हैं, बीज डालो, तो उसके अंदर आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, राइट? तो अ जॉब दैट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट इज हरक्लिन टास्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट। इसको आपको जो है प्रॉपर अरेंज करना है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसको अरेंज कीजिएगा, देन उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताया तो ये सेशन मैं लाइव नहीं ले रहा हूँ। लाइव में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जिस दिन अभी जिस टाइम पे मुझे लाइव लेना है आपका, उस टाइम पे मैं लाइव सेशन जो है आपका एनालिसिस करा रहा हूँगा। इसीलिए मैंने जो है ये प्रॉपर एक वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर एक सजेशन ज़रूर देना। देखो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डालता हूँ तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टाइम कम लगता है क्योंकि उसके अंदर मैं एक वे के अंदर आपको जो समझा रहा होता हूँ। जब मैं इस सेशन को लाइव लेता हूँ तो 10 स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं, मैं उनको भी क्लियर करता हुआ चलता हूँ। तो आपके लिए क्या आपको ठीक लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। क्या हम वीडियो को ही कंटिन्यू करें या मैं इस सेशन को लाइव रखूं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। चलो, तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हमें देखनी क्या होती है, हमें देखनी होती है ओपनिंग। और ओपनिंग वो कह क्या रहा है, हमें सबसे पहले ऑप्शंस पे ध्यान देना है, सी, बी, ए और सी। मतलब कि ए बी सी में से हमें देखना है कि क्या हमारी ओपनिंग होगी। तो सबसे पहले मैं ए को देखता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ एवर आर इट्स ऑयल, ये प्रोनाउन आ गया इट्स।
किसकी बात कर रहा है हमें नहीं पता। तो जब कभी भी हमारा प्रोनाउन से हमारी ओपनिंग नहीं हो सकती, इससे पहले आपका प्रोनाउन से पहले कोई नाउन आना ज़रूरी है, किसी चीज़ का जिक्र होगा तभी तो हम उसका आगे रेफरेंस लगाएंगे। तो ए से हमारी ओपनिंग हो नहीं सकती। फॉर दैट रीज़न हमारा ऑप्शन नंबर सी तो गेम से कर दोगे आप बाहर, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे देखना है, मुझे सी और बी में से देखना है कहाँ हमारी जो है ओपनिंग हो सकती है। मैं देखता हूँ ज़रा सी को देखता हूँ, द कोकोनट। अब यहाँ पे आप ये देखो, द कोकोनट की बात कर रहा है। द कोकोनट जो है, एक चीज़ मैंने आपको लास्ट वाले सेशन के अंदर ही बता रहा था, आपका आर्टिकल ए एन ये जो है ये जेनरिक चीज़ों के लिए लगती है, ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ की ओपनिंग करते हो, आप दा लगाते हो जब आप ऑलरेडी एक बार ओपनिंग कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे दा कोकोनट आ रहा है, तो दा कोकोनट आ रहा है, दैट मीन्स द कोकोनट इज़ वेरी यूजफुल। द कोकोनट इज़ वेरी यूजफुल प्लांट, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोर्स फ्रॉम इट। ये ऐसी मुझे लग रहा है कि ये मेरा हो सकता है, ये मेरा हो सकता है, क्योंकि बी के अंदर भी जो है अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे मुझे आर्टिकल ए और एन दे नहीं रखी। तो फॉर दैट रीजन ये वाला तो मेरा लॉजिक यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। बट एक बार आगे पढ़ लेते हैं, एक बार बी को रीड करते हैं। बी को कहता है कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथिंग टू एनिमल फीड टू ब्यूटी क्रीम्स। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे आपका रूल जो लग रहा है वो लग रहा है जनरिक टू स्पेसिफिक, ठीक। अब ये क्या बात है, सबसे पहले वो जनरल बात करता है, फिर उसके बाद ही स्पेसिफिक बातें हमारी आती है। इस बात को ध्यान रखना, जब भी आप किसी स्टोरी को नरेट करते हो या किसी चीज़ को नरेट करते हो, सबसे पहले आप जनरल बात करते हो, फिर उसके अंदर आप स्पेसिफिक होके जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पे है क्या, अगर आप बी को पढ़ोगे तो कोकोनट के प्रोडक्ट की बात कर दी कि कोकोनट के प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे सी के अंदर वो बहुत ही जनरल सी बात कर रहा है कि जो कोकोनट होता है वो बहुत ही यूजफुल प्लांट है और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इसमें से निकाले जाते हैं। तो फॉर दैट रीजन हमारा बी से ओपनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जनरल टू स्पेसिफिक रूल ही यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो हमारी ओपनिंग जो होगी वो तो सी से ही होनी है, तो सी से मेरी ओपनिंग होना तय है। अब बस मुझे ये देखना है कि सी के बाद, देखो सी के बाद क्या मेरा ए आएगा या सी के बाद मेरा बी आएगा, ये मुझे देखना है। सी के बाद ए या फिर मुझे बी को चेक करना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और मेरी कहानी हो जाएगी यहाँ पर सेट। देखते हैं भाई, अगर मैं बी को देखता हूँ, मोस्ट कोकोनट प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक एवरीथिंग फ्रॉम क्लोथिंग टू एनिमल फीड टू ब्यूटी क्रीम्स, ठीक है। अगर ए को देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ एवर आर इट्स ऑयल which are extracted, processed and marketed from culinary, medical and cosmetic uses alike। अब यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखोगे तो B से A की तरफ आप जनरल टू स्पेसिफिक, यहाँ पे भी आपका जनरल टू स्पेसिफिक ही रूल लग रहा है। देखो कोकोनट प्रोडक्ट की बात करी कि आप एनिमल क्लोथ से लेके एनिमल ब्यूटी ये सब बना सकते हो, फिर उसके बाद वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि जो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ऑयल है, जो कि एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मेडिकल यूज़ है, कॉस्मेटिक यूज़ है। तो यहाँ पर भी क्या है कि आपका बी के बाद ही ए कहीं ना कहीं आएगा। तो फॉर दैट रीज़न मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक जनरल टू स्पेसिफिक सेंस आएगी तो पहले आपको जनरल लगाना होता है, फिर आपको स्पेसिफिक लगाना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमें इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करनी है, और इन क्वेश्चंस को हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जब भी आपका पैसिव वॉइस आता है तो हमें जो सीधी सीधी चीज़ ध्यान देनी होती है, दैट इज़ हमारी वर्ब। अगर आपने वर्ब पकड़ ली तो आपकी मौज हो जाएगी। और अभी तक अगर आपको पैसिव या नरेशन के अंदर दिक्कत होती है तो आप जो मैंने पैसिव और नरेशन की वीडियो डाली है, आप उसका सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर देखिएगा, दोनों का आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना, सीयूटी में उससे बाहर नहीं आएगा। हमने बहुत नेक्स्ट लेवल तक दोनों टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, ठीक है। देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। कहता है हाउ ब्यूटीफुल शी इज सेड बेटी। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जहाँ पे लगे होते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा एलास आता है, ठीक है, हमारा हुर्रे आता है, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। तो और हमें क्या करना होता है, इन वर्ड्स को करना होता है हमें ड्रॉप, इन सबको छोड़ना होता है, और इनकी जगह हम क्या लगा देते हैं, इनकी जगह हम लगाते हैं वेरी, ठीक है। और क्योंकि आपका ये जो पास्ट टेंस के अंदर है तो आपका इस भी किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा वॉज के अंदर, ठीक है। हमने क्या देखा था कि जब भी हमारा प्रेजेंट के अंदर होगा तो हम उसको पास्ट के अंदर पुश करेंगे। तो यहाँ पे देखो सीधी सीधी सी अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, गेम से कर देंगे बाहर, ठीक है। यहाँ पर भी इज लगा हुआ है, गेम से कर देंगे बाहर। 2 ऑप्शन तो आपने चुटकी बजाते ही एलिमिनेट कर दिए। अब बात ये आती है
कि यहाँ पे हमारा ए और बी में से क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे हमें इनको ड्रॉप करना पड़ता है, यहाँ पे कहीं भी वेरी नहीं दे रखा और यहाँ पे ये हाउ दे रखा है, हाउ मेरा आएगा नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डन, चले आगे बढ़े। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे जो है स्पेलिंग टेस्ट हमें देना है, तो स्पेलिंग हमारा क्या होगा यहाँ पे, कैंसिलेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। देखो कैंसिलेशन का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, कैंसिल करना। इंक्रिमिनेटिंग होता है आपका जब आप किसी को ब्लेम करते हो, दैट इज इंक्रिमिनेट करना, ठीक है। अनप्रिटेंशियस, इसकी स्पेलिंग आपकी गलत है। अनप्रिटेंशियस की स्पेलिंग क्या होती है, UNPRENTIOUS, ये आपकी अनप्रिटेंशियस की करेक्ट स्पेलिंग होती है। और अनप्रिटेंशियस का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही प्लेन हो, उसको हम क्या कहते हैं, अनप्रिटेंशियस कहते हैं, ठीक है। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है आपका, ये आप जो है ना आपने देखा कि ये विष्णु का अवतार है, अवतार टाइप का, उसको एम्बॉडीमेंट हम कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, अनप्रिटेंशियस। तो यहाँ पे अनप्रिटेंशियस की स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। चलें आगे बढ़ें। अच्छा जी, देखते हैं भाई, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पैसिव वॉइस के अंदर जो है इसको चेंज करना है। और हमें पैसिव वॉइस के अंदर हमें जब भी चेंज करना होता है, हम किसके ऊपर किसको पकड़ते हैं, एक ही रामबाण है हमारे पास, दैट इज हमारा वर्ब। वर्ब अगर आपने पकड़ ली, आपको पकड़नी आ गई, आप पैसिव और नरेशन ऐसे ही उड़ा दोगे। आपने देखा यहाँ पे बॉट है, बॉट आपका क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कि सिंपल पास्ट जब भी आपका आता है, तो हमारा जो पैसिव वॉइस है वो कैसे चेंज होता है, आपका वॉज या फिर वर के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यही लगता है भाई आपका। अच्छा जी, तो यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा, यहाँ पे हमारा वॉज वर्ग के साथ आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लो हैड बीन लगा है, हैड बीन लगा है, इसको कर दो गेम से बाहर, गेम से बिल्कुल बाहर हो जाएगा अभी ये। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा वॉज और वर्ग कहीं नहीं लगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो इसको भी गेम से कर देंगे बाहर हम यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे वॉज बॉट मतलब वॉज और वर्ग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों के अंदर लगी हुई है। अब यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आ रहा है आपका स्पोक और ये आ रहा है आपका यहाँ पर स्पोकन। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करूँ तो आपका क्या होता है, स्पीक होता है, ठीक है, और फिर आपका स्पोक होता है, और फिर होता है आपका स्पोकन, ठीक है। तो जब भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो तो उससे पहले आपको हैज़ या फिर हैव लगाना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर यहाँ पे हैज़ हैव नहीं लगा, तो ये भी मेरा गेम से बाहर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई, आपको कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। चलते हैं जनाब आगे की ओर बढ़ते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है हमें। प्लेज का मतलब होता है आपका शपथ लेना। एक्वेरियम आपके घर के अंदर होता है और यहीं एक्वेरियम की स्पेलिंग ही गलत है। एक्वेरियम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, आपको सी बस हटा देना है, AQUARIUM, एक्वेरियम, जहाँ पे आपकी मछली रखी होती है ना घर के अंदर, ठीक है। अब है आपका अब्राइज। अब्राइज का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को छोटा करते हो, ठीक है। ये छोटा करना, ये जो ये वर्ड जो यूज़ होता है ना, ये आपको मेनली नॉवेल्स के लिए यूज़ होता है। नॉवेल्स जहाँ पे बुक्स की बात होती है वहाँ यूज़ होता है ये। बुके आपको पता है, जो आपका बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं उसको हम बुके कहते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स, उसको हम क्या कहते हैं, बुके। देते हो ना 14 फरवरी को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, बुके कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हमारी क्या है, एक्वेरियम, AQUARIUM, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। चलिए सर आगे बढ़ रहा हूँ, इजाज़त दे रहे हो। अच्छा जी, अब हमें यहाँ पे बताना है कि सब्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्रूवमेंट है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का हमारा ये क्वेश्चन है। देखते हैं मैं, कहता है Here's to the news tonight at 9 PM as there will be an important announcement about the budget। तो यार दो चीज़ होती है, एक होता है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा प्रॉपर आ जाए। हाँ, दो चीज़ होती है, एक होता है हमारा हियर सुनना, ठीक है, और एक होता है हमारा लिसन, ठीक है। हियर और लिसन के अंदर ना बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इस बात को बहुत ध्यान से समझना आप। जब भी आप किसी चीज़ को हियर करते हो, ये आपकी क्या है, नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है, नेचुरल एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते आपके घर के पास ढोल बज रहे हैं, तो आप वहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप ढोल सुनने में दिमाग नहीं लगा रहे हो, बट वो आपके कान में आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका हियर, वहाँ पे आप हियर लगाते हो, ठीक है। लिसन, जब आप प्रॉपर अटेंटिव होते हो ना, आप प्रॉपर अटेंशन आपका बना होता है, तब आप लिसन करते हो। तो मतलब जब आप नेचुरल एबिलिटी यूज़ भी करो और दिमाग भी लगा रहे हो, तो वहाँ पे आप लिसन करते हो, ठीक है। अब देखो, हेयर्स टू द न्यूज़ टू नाइट एट 9 PM,
देयर विल बी एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द बजट। जब ऐसी ही कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आएगी तो आप उसको हियर नहीं करोगे, आप उसको लिसन करोगे, ठीक है। तो नो सब्सटीट्यूशन का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आना है लिसन, हियर टू मेरा आएगा नहीं। अब बात ये आती है कि लिसन टू आएगा या लिसन टू आएगा। अब यहाँ पे जब आप देखोगे क्या लिखा है, हियर्स, ठीक है। अब ये हियर क्या है, आपका एक्चुअल में हियर है वर्ब, ठीक है। और आपने हमेशा से एक सेंटेंस जब पढ़ा है, आपने देखा कि सेंटेंस की स्टार्टिंग कैसे होते हैं, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देख रहे हो स्टार्टिंग में ही आपका वर्ब है। तो जब कभी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग में आपका वर्ब आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट आगे नहीं आता और हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारी स्टार्टिंग होती है वर्ब से। और वर्ब भी कौन सी आती है, वो वर्ब भी हमेशा हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिसनड टू नहीं होगा, यहाँ पे लिसन टू होगा। क्यों, क्योंकि ये है हमारा एक इंपेरेटिव सेंटेंस। डन, क्लियर है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं जनाब आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। एंटोनिम बताना है हमें स्टालवर्ट का। देखो स्टालवर्ट होता है हमारा वो चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, उसको हम स्टालवर्ट कहते हैं ना। आपने सुना होगा ना स्टंच फैन, बहुत ही बड़ा फैन, स्टंच फैन, इस तरीके से हम जो है यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं स्टालवर्ट। तो और जो हमारा फर्म होता है, फर्म का मतलब होता है जो चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। रोबस्ट का मतलब भी होता है जो चीज़ आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। कावर्डली का मतलब होता है डरपोक होना, है ना, डरपोक, ठीक है। अच्छा, स्टाउट ना हमारे दो तरीके के होते हैं, मतलब मोटा यूज़ करते हैं। एक तो हम इसको पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, तो जब हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं तो हम उसको फैट दिखाते हैं जब हम स्टाउट यूज़ करते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग स्टिक, ठीक है, बैंत कहते हैं जिसको, है ना, स्ट्रॉन्ग स्टिक, स्टाउट कहते हैं हम उसको, स्टालवर्ट। तो स्टालवर्ट होता है आपका लॉयल बहुत ही ज़्यादा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कावर्डली, इसका एंटोनिम हो जाएगा। डन, क्लियर। आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं जनाब आगे। अब हमें यहाँ पे फिर से हमें सब्स्टिट्यूशन बताना है कि यहाँ पे क्या हमारी सब्स्टिट्यूशन होगी। कहता है आइदर द बियर्स और द लायंस हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द जू। अच्छा, अब बहुत अच्छे से ना हमने एडजेक्टिव के अंदर एक चीज़ सीखी है। हमने 3 पैर सीखे थे, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दियो, लेक्चर्स को देखा हो, नहीं देखा हो तो एडजेक्टिव का लेक्चर देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आइदर के साथ आपका क्या आता है, हमने एक देखा था, आइदर के साथ हमेशा से आपका एक पैर आता है और का, ठीक है। नाइदर के साथ एक पैर आता है हमेशा से ही आपका नॉर का, ठीक है। और आपका नॉट ओनली के साथ एक पैर आता है आपका बट ऑल्सो का। ये चीज़ हमने सीखी थी। हमने ये भी देखा था कि इनके बाद जो भी वर्ब होती है, जो भी हमारी वर्ब होती है, देखो आइदर के बाद आपको एक सब्जेक्ट 1 मिलेगा और के बाद आपको सब्जेक्ट 2 मिलेगा। सिमिलरली नाइदर के बाद आपको एक सब्जेक्ट 1 मिलेगा, नॉर के बाद आपको सब्जेक्ट 2 मिलेगा, नॉट ओनली के बाद आपको सब्जेक्ट 1 मिलेगा, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट 2 मिलेगा। तो ये जो वर्ब होती है हमारी, इनके बाद जो वर्ब आती है वो एक्चुअल में आपके सब्जेक्ट 2 के ऊपर डिपेंड करती है। हमेशा से ही ये वर्ब जो है सब्जेक्ट 2 के लिए आती है। यहाँ पे भी देखो आइदर द बियर्स, ये आपका सब्जेक्ट 1 हो गया, और द लायन ये आपका सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है। तो देखो आइदर और वाला पेयर लगा हुआ है। यहाँ पे सब्जेक्ट 1 क्या है हमारा, बियर्स, ठीक है। सब्जेक्ट 2 क्या है हमारा, लायन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसने क्या लगाया, यहाँ पे उसने लगाया हैज़। तो ये हैज़ मेरा लायन को देख क्या है, लायन मेरा क्या है, लायन है मेरा सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज़ मेरा सिंगुलर है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा नो सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर यहाँ पे वो हैव लगा देता तो यहाँ मेरा हैव नहीं आता, यहाँ मेरा हैज़ ही आता। क्यों, क्योंकि लायन मेरा सिंगुलर है। यहाँ पे बात आ रही समझ में, क्लियर है ये चीज़, इस रूल को अच्छे से आप समझ लेना। चलते हैं सर आगे। अब हमें जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा एक क्वेश्चन है। वन हु स्टडीज़ द अकल्ट, अकल्ट मतलब होता है आपका आप कह सकते हो जो चीज़ थोड़ी सी मैजिकल, जादुई हो ना। वन हु स्टडीज़ द अकल्ट मीनिंग्स ऑफ नंबर एंड देयर सपोज इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन लाइफ। जो नंबर के बेस पे, नंबर का क्या ह्यूमन की लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं। तो देखो यार, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो आपकी प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, उनका डायरेक्शन क्या है, कहाँ है, कैसे, वो एस्ट्रोनॉमर होते हैं। आपका न्यूमेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो लोग होते हैं जो कि नंबर का, अंकों का आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जो बर्थडे है वो 19 अक्टूबर को आता है, तो जो न्यूमेरोलॉजिस्ट होते हैं वो 19 को 1 कंसिडर करते हैं,
ठीक है। तो इस 1 नंबर का मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब जो है वो ज्योतिष जो है वो बताते हैं हमें, ठीक है। प्रॉफिट होते हैं, प्रॉफिट वो लोग होते हैं जो आपका कल और आज भविष्य, जो फ्यूचर पास ये सब बताते हैं, उसको प्रॉफिट कहते हैं हम, ठीक है। वो न्यूमेरोलॉजिस्ट से अलग है। न्यूमेरोलॉजिस्ट सिर्फ अंकों के बारे में बताते हैं, नंबरों के बारे में बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है उनका। एस्ट्रोलॉजर होता है आपका जो कि सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, जो प्लैनेट्स है, उनका ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको हम एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूमेरोलॉजिस्ट। डन, क्लियर आपकी बात। आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं सर आगे। आगे देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम हमारा क्या होता है, वो वर्ड जो कि सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं। मंच का मतलब होता है आपका एक मंच चॉकलेट आती है, तो मंच का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को बहुत ही बैडली च्यू करते हो, ऐसे चप 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 करके, है ना, बैडली च्यू करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, मंच कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा हमें आंसर मिल रहा है, क्या हो जाएगा, च्यू इसका आंसर हो जाएगा। देखो फ्लू जो है वो फ्लाई की सेकंड फॉर्म दे रखी है आपको, फ्लाई, ठीक है, फिर होता है आपका फ्लू और फिर होता है आपका फ्लोन, ठीक है। च्यू इसका हो गया। ड्रू होता है आपका आप ये आपकी जो है ड्रॉ की वो दे रखी है सेकंड फॉर्म, ड्रू, ड्रॉ, ड्रू और ड्रोन, ये दे रखी है। बर्प होता है आपका ऐसे डकार मारना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, च्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये आ गया है हमारा पैराजंबल, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ओपनिंग देखनी है, तो यहाँ पे ओपनिंग क्या है, किससे रहा है, बी, बी, डी और ए, मतलब कि ए, बी और डी से हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो कहता है बट हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। हमने लास्ट सेशन के अंदर भी देखा था, जब भी हमारा बट आता है, बट से हमारी ओपनिंग नहीं होती, क्योंकि बट हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है और बट से पहले कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर होगी। तो फॉर दैट रीजन हम ए को तो कर देंगे गेम से बाहर जनाब, ठीक है। अब हमें देखना क्या मेरा बी से ओपनिंग होगी या डी से ओपनिंग होगी। बी कहता है व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग, अरे कौन क्रॉसिंग, ही वॉज किसकी बात हो रही है मुझे नहीं पता, फॉर दैट रीजन मेरा बी से भी सर ओपनिंग नहीं होगी। तो कहानी मेरी बिल्कुल सेट है कि ओपनिंग तो मेरी जनाब डी से ही होगी। अब मुझे ये देखना है कि डी के बाद मेरा बी आएगा या डी के बाद मेरा ए आएगा और मेरा पैराजंबल सॉल्व, ठीक है। आप ये देख रहे हो 80% तक कहानी खत्म हो जाती है वहीं पे जब जैसी मुझे ओपनिंग मिल जाए, ठीक है। अब देखते हैं जरा, पहले मैं डी को तो रीड कर लूँ। कहता है अ डॉग हैज स्टोलन अ पीस ऑफ मीट आउट ऑफ अ बुशर शॉप। बस बुशर होते हैं जो मीट काटते हैं, उनकी शॉप से डॉग ने एक पीस ऑफ मीट जो है निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अगर मैं मान लो एक करता हूँ, बट इन स्नैपिंग एट द सपोज ट्रेजर ही ड्रॉप्ड द बिट ही वॉज कैरिंग एंड लॉस्ट ऑल। बट इन स्नैप एट का मतलब होता है घुर्राना। अब वो किसी चीज़ पे तो घुर्रा रहा होगा, मतलब कि यहाँ पे कहानी थोड़ी सी मिसिंग है। तो ए पे मुझे शक हो रहा है कि ए तो मेरा नहीं होगा, बट एक बार मैं बी को रीड कर लेता हूँ। तो डॉग ने जो है बुशर शॉप से पीस ले लिया, फिर बी के ऊपर चलते, कहता है व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द रिवर ऑन हिज वे होम ही सॉ हिज शैडो रिफ्लेक्टेड इन द स्ट्रीम बिलो। मतलब कि जब वो रिवर क्रॉस कर रहा था तो उसने देखा कि पानी के अंदर उसने अपनी परछाई देखी, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या कहता है यहाँ पे, सी कहता है, बी के बाद सी कहता है थिंकिंग दैट इट वॉज अनदर डॉग। तो उसको जो है दूसरा डॉग लगा, वो उस पर घुर्राने लगा और फिर उसका जो है वो गिर गया। तो ये कहानी बिल्कुल सेट हो रही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डी, बी, सी, ए करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा सर आपका, ठीक है। बहुत बेस्ट तरीका होता है ओपनिंग पकड़ लेना, उसके बाद आप ऐसे पैराजंबल सॉल्व कर देते हो, ठीक है सर। चलते हैं आगे। एंटोनिम बताना है हमें स्लर का। देखो स्लर का मतलब होता है जब आप किसी की इंसल्ट करते हो, ठीक है, तो उसको हम स्लर कहते हैं, ठीक है। मिक्सचर असॉर्टमेंट, देखो मिक्सचर और असॉर्टमेंट इस सिनोनिम होता है, इन दोनों का मतलब मिक्स करना होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को आप प्रेज करते हो, ठीक है। इंसल्ट तो इसका सिनोनिम ही होगा, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम मतलब होता है इसका उल्टा, ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, जब आप किसी की इंसल्ट करो तो उसको उल्टा क्या हो जाएगा, आप किसी को प्रेज करो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। ये इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सर, ठीक है। चल सकते हैं आगे, इजाज़त है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। कहता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हमें। हैविंग नो बाउंड्रीज और लिमिट, जिस चीज़ की कोई बाउंड्री कोई लिमिट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, वो चीज़ होती है हमारी इनफाइनाइट, ठीक है। क्या होती है वो चीज़ हमारी इनफाइनाइट होती है। देखो ट्रेमेंडस, एनॉर्मस और कॉलोसल, ये तीनों ही ना आपस में मतलब ये तीनों ही एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं। मैंने किसकी बात की, ट्रेमेंडस, एनॉर्मस और कॉलोसल, ये तीनों ही एडजेक्टिव की तरह यूज़ होते हैं, जिनका तीनों का ही मतलब होता है ह्यूज, ठीक है। ह्यूज मतलब ह्यूज इन साइज कह लो, ठीक है, या फिर ह्यूज इन अमाउंट कह लो,
इस तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे कि कॉलोसल अगर मैं बोलूँ तो जब आप किसी बिल्डिंग को रेफर कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पर आप जो है कॉलोसल यूज़ करते हो। एनॉर्मस होता है जब आप किसी एनर्जी को बताते हो, बहुत ज़्यादा बहुत अमाउंट में एनर्जी हो, ठीक है, बहुत अमाउंट में हीट हो, वहाँ पे हम जो है इनको यूज़ करते हैं, एनॉर्मस वर्ड को यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा क्या ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस तरीके के साथ के आप पेपर में बैठ के कैसे सॉल्व कर सकते हो, कम से कम समय में उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर अभी तक भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कहाँ कहाँ से उन चीज़ों को आप सीख सकते हो, वो प्रॉपर मैं सारी बात लेकर चल रहा हूँ। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। कहता है सोशल आइसोलेशन, overcrowding, the dash of the society and several other factors are responsible for the stress। देखो यार, सोशल आइसोलेशन मतलब कि सोसाइटी से कट जाना एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़, एक नेगेटिव वर्ड है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो आपके कॉमा होता है ये सेम रैंक के वर्ड को रखता है हमेशा अपने साथ, सेम रैंक के वर्ड रखेगा, सेम रैंक वर्ड्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देख लो नेगेटिव वर्ड है, कॉमा नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे भी जनाब नेगेटिव वर्ड ही आएगा। तो पहला देख लेते हैं चीपनेस। अगर देखो मैं चीप की बात करता हूँ आपसे, तो चीप ना दो तरीके से यूज़ होता है आपका, एक जो है पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ होता है और एक आपका नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है। जो चीज़ बहुत ही, अगर मैं बोल रहा हूँ बहुत ही सस्ती है, जो चीज़ बहुत ही सस्ती है तो वहाँ पे क्या है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, है ना। तो क्या हो गया, एक ये पॉजिटिव की तरह यूज़ हो गया। चीप अगर मैं बोल रहा हूँ ना जो चीज़ बहुत ही घटिया है, वहाँ ये नेगेटिव की तरह यूज़ हो गया, ठीक है। तो चीपनेस पे अभी हम कुछ नहीं कुछ मैं कमेंट नहीं कर सकता जब तक मैं आगे ना देख लूँ। कॉम्पिटिटिवनेस, सोशल आइसोलेशन, ओवर क्राउडिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस, यस ये मुझे एक मतलब कॉम्पिटिशन जो होना है वो भी स्ट्रेस का बहुत ही बड़ा एक फैक्टर है, तो ये मेरा आंसर होगा। आगे देख ले तो अट्रैक्टिवनेस, ये तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, ये मेरा होगा नहीं। अफोर्डेबिलिटी, जब आप किसी को अफोर्ड करते हो तो ये तो एक पॉजिटिव वर्ड हो गया, तो यस मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉम्पिटिटिवनेस हो जाएगा। डन, क्लियर है। इस तरीके से आप आगे बढ़ा करो, चीज़ों को देखा करो, ठीक है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इन 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर बताना भाई हमें, कहाँ हमारा ग्रामेटिकल एरर है। कहता है वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ही आपका हेल्प के साथ हमेशा क्या आता है सर, हेल्प के साथ हमेशा ही आपका विद आता है। अब आप बच्चे ये भी वो सोचेंगे कि सर अलोंग के साथ विद आता है, नहीं नहीं, अलोंग के साथ जब विद आता है उसका मीनिंग अगर मैं हिंदी में लिखूँ तो उसका मीनिंग होता है के साथ होना, अलोंग विद के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प मी विद अलोंग दिस हैवी बॉक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, अलोंग, सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, इरेजर लेते हैं, ये नहीं होगा, हेल्प मी, आई एम सो सॉरी, एक सेकंड यहाँ पे लेते हैं पर्पल कलर, ये हो जाएगा अलोंग विद नहीं आएगा यहाँ पे, खाली विद आएगा, विद दिस हैवी बॉक्स, ठीक है। मतलब अलोंग विद आप लगाओगे तो के साथ वाला सेंस आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा वोंट यू प्लीज कम टू हेल्प मी विद दिस हैवी बॉक्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चल सकते हैं सर, बिल्कुल चलते हैं आगे। अब मैं सिनोनिम बताना, टर्मिनेशन, टर्मिनेट होना, आपने देखा ना दिस ट्रेन टर्मिनेट्स हेयर, अगर आपको इससे आगे जाना है तो आप जो है उस स्टेशन पर उतर जाइए, मेट्रो के अनाउंसमेंट, तो यहाँ पे क्या होता है, एंड होते हैं, टर्मिनेट का मतलब होता है एंड होना, ठीक है। कंडक्शन होता है आपका फ्लो होना, किसी चीज़ का फ्लो, और ये बेसिकली जो ये कंडक्शन वर्ड है ये आपका हीट, इलेक्ट्रिसिटी, जब ये फ्लो होती है तो यहाँ पे हम कंडक्शन यूज़ करते हैं। कंक्लूजन होता है आपका एक एंड ड्रॉ कर देना, ठीक है। कॉन्सोलेशन होता है जब आप किसी को सिंपैथी दिखाते हो। कन्विक्शन होता है आपका भरोसा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा साउथ की मूवी में वो बनाना से लोगों को काट देते हैं, तो कितने कन्विक्शन के साथ, कितने भरोसे के साथ वो अपनी जो है एक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो कन्विक्शन का मतलब होता है भरोसा। यहाँ पे टर्मिनेशन का सिनोनिम बताना मतलब कि सेम वर्ड, तो दैट इज कंक्लूजन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जनाब। चल सकते हैं आगे, बहुत ही बढ़िया, देखते हैं आगे। अब हमें देखना है ईडियम बताना है पाइप ड्रीम का। पाइप ड्रीम, देखो पाइप ड्रीम जो आपका ईडियम आया ना वो एक्चुअल में आया है यहाँ से। आपने एक चीज़ देखी होगी इस तरीके से, एक होता है आपका इस तरीके से ना, एक वो होता है सिगार जिसे कहते हैं, है ना। तो जब कोई इंसान बना देता है, ठीक है, इसके बड़े बड़े वाले, भाई अक्सर सिगार पीने वाले लोग ऐसे होते हैं ना थोड़े से,
जब कोई इंसान क्या ही लग रहा है ये तो, जब कोई इंसान सिगार पीता है तो उस वक्त वो जो है थोड़ा नशे में होता है ना। तो नशे में जब आप कोई सपना देखते हो तो पूरा नहीं होता, तो क्या होता है, अ ड्रीम और आइडिया दैट इज़ अनलाइकली टू हैपन, उसको हम क्या कहते हैं, पाइप ड्रीम कहते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, पाइप ड्रीम। ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक है में, एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये आपका फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है सर, फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच में हमने एलिट्रेशन पढ़ा है। एलिट्रेशन क्या होता है, जैसे कि आपने सुना है चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, तो आपको एलिट्रेशन के जो जो एग्जाम्पल्स याद है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हैविंग सेम साउंड, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। तो एडवर्टाइजर्स वो क्या यूज़ करते हैं, राइम यूज़ करते हैं, एलिट्रेशन यूज़ करते हैं आपका। ऑल्ट्रेशन का होता है जब आप किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हो, ऑल्टर करते हो, दैट इज आपका ऑल्ट्रेशन। डेजिग्नेशन होता है आपका पोस्ट। डिनाउंसिएशन होता है आपका, आप कह सकते हो जब आप पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे होते हो, दैट इज डिनाउंसिएशन, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तो आगे तो हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, हमने 20 क्वेश्चंस बहुत बढ़िया तरीके से आज देखे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताइएगा क्या ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, क्या हम इन सेशंस को वीडियो के थ्रू ही रखें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम सेविंग होता है, या हम इसको लाइव ही सॉल्व करें। आप जैसा मुझे कमेंट के अंदर लिखेंगे वही मैं टीम से डिस्कस करके आगे के लेक्चर्स उसी तरीके से आपके जो है उसी तरीके से मैं आपके लूँगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।